नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। सस्ती चीनी ने बढ़ाई गुड़ की मिठास, रुपए के कमजोर होने से काफ़ी निर्यात में आएगी तेजी। तिलहन की हुई 42% कम बुआई, दलहन के रकबे में इजाफा। मसाला बोर्ड ने 2017 तक $3 अरब के निर्यात का रखा लक्ष्य और सरकारी एजेंसियों ने खरीद बढ़ाने की कोशिशें की तेज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गन्ना कीमतों को लेकर खींचतान और पेराई में देरी कोल्हू मालिकों के लिए चांदी साबित हो रही है। खुदरा बाजार में चीनी के मुकाबले गुड़ की ज़्यादा कीमत और छोटे और मझोले किसानों में गन्ना औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी ने खांडसारी इकाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिकों की हिला हवाली को देखते हुए पेराई दिसंबर से पहले शुरू होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर त्योहारी सीजन के चलते गुड़ की कीमतों में भी भारी उछाल देखा जा रहा है। बीते पेराई सत्र में प्रदेश की गन्ने की कीमत 280 रुपये प्रति क्विंटल रही थी। वहीं इस साल खांडसारी इकाइयों में गन्ने की कीमत 150 से 190 रुपये तक अदा कर रही हैं। हालांकि इसके उलट इस साल खुले बाजार में गुड़ की कीमत 48 रुपये किलो चल रही है, जो बीते 3 वर्षों का उच्चतम स्तर है। कोल्हू मालिकों का कहना है कि गुड़ बनाने का काम अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है और किसानों को गन्ने की कीमत उसकी गुणवत्ता देखकर अदा की जाती है। हालांकि इस साल गुड़ के दाम ज़्यादा होने से किसानों को गन्ने की कीमत भी पिछले साल से ज़्यादा मिल रही है। किसानों का कहना है कि मिलों के अब तक न चलने से औने पौने दामों में गन्ना बेचना उनकी मजबूरी है, क्योंकि रबी की बुआई के लिए खेत खाली करना जरूरी है। काफ़ी बोर्ड ने 1.84 लाख हेक्टेयर में फसल उगाने के लिए निर्यात परमिट दिए हैं। यह रकबा पिछले साल से 12% अधिक है। बोर्ड का मानना है कि रुपए की कमजोरी की वजह से काफ़ी का निर्यात बढ़ा है। मुंबई में जनवरी 2016 में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल कॉफ़ी फेस्टिवल के 6ठे संस्करण की घोषणा करते हुए काफ़ी बोर्ड की चेयरपर्सन लीना नायर ने कहा, इस साल निर्यात में इजाफा होगा। काफ़ी के अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर रहे हैं और विशेष रूप से अरेबिका की कीमतें तेजी से टूटी हैं। रुपए में गिरावट से निर्यातकों को मदद मिल रही है और घरेलू खपत में इजाफा हो रहा है। काफ़ी बोर्ड का अनुमान है कि इस साल 3,55,600 टन काफ़ी का उत्पादन होगा और दक्षिण भारत में हाल में हुई बारिश का काफ़ी की कटाई पर मामूली असर होगा। काफ़ी की कटाई नवंबर के प्रारंभ से शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे परंपरागत क्षेत्रों में इसकी खपत में हर साल 2.5% वृद्धि हो रही है। प्याज और दलहन के बाद तिलहन फसलों में दामों में तेजी आ सकती है। चालू रबी सीजन में अब तक तिलहन फसलों की बुआई करीब 42% कम हुई है, जिसमें सरसों के रकबे में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। इससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है, जिसका असर आने वाले समय कीमतों में पड़ने के आसार हैं। चालू रबी सीजन में सूखे का असर देश के कई हिस्सों में साफ दिख रहा है। रबी सीजन के बुआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल बुआई का रकबा 23% घटा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 13 नवंबर तक देश में कुल 123.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बुआई हुई, जबकि पिछले साल तक इस समय तक देश में 159.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। सबसे बुरा हाल तिलहन फसलों का है। चालू रबी सीजन में तिलहन फसलों की बुआई 42.45% कम हुई है। देश के उत्तरी इलाकों में बारिश न होने की वजह से मिट्टी में नमी की मात्रा में कमी आ गई है और धान के उत्पादन में भी देरी से रबी फसलों की बुआई में देरी हो रही है। अगर आने वाले हफ्तों में बुआई की रफ्तार में तेजी नहीं आई तो इसका असर उत्पादन पर पड़ सकता है। फिलहाल रबी की फसलों का रकबा मौजूदा सीजन के सामान्य रकबे से 65.2 लाख हेक्टेयर कम है। सर्वाधिक गिरावट रबी सीजन के दौरान पैदा की जाने वाली दो प्रमुख फसलों गेहूं और सरसों के रकबे में आई है। रबी की फसलों में बुआई सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में चालू होती है और फसल का उत्पादन जनवरी से शुरू होता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक करीब 18.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है। पिछले साल के मुकाबले गेहूं के रकबे में 142% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल तक इस अवधि के दौरान 42.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई थी, जबकि नवंबर के मध्य तक गेहूं 56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है। पूरे विश्व में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित
मसाला बोर्ड ने गुणवत्ता में सुधार, मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग पद्धति, प्रसंस्करण तकनीकों और भंडारण सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन उपायों में अच्छे नतीजे आए हैं। भारत से मसालों का निर्यात वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में 30% बढ़कर 3,976.65 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 3,059.74 करोड़ रुपए था। निर्धारित अवधि में 2,15,215 टन मसालों का निर्यात हुआ, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,13,443 टन था। कई फसलों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है, लेकिन फसलों की खरीद को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों के गुस्से से बचने के लिए सरकारी एजेंसियों ने खरीद बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत नेफेड और केंद्रीय भंडारण निगम की क्रेडिट सीमा बढ़ाकर दोगुनी की जाएगी। फसलों की खरीद के लिए नेफेड को 1,631 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट यानी उधारी सीमा तय की गई है। इसके अलावा भंडारण निगम को मिली 150 करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा भी नेफेड को दी गई है। नेफेड की क्रेडिट सीमा बढ़ाकर 3,500 रुपए करोड़ करने के लिए कृषि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कुछ समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भाव में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भाव की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1,620 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1,610 रुपये प्रति क्विंटल, कासगंज की मंडी में 1,580 रुपये और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,640 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के औसत भाव की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 1,900 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,080 रुपये, कासगंज में 2,250 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में चावल का औसत भाव 2,010 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर अरहर की औसत कीमतों की करें, लखनऊ की मंडी में अरहर 8,000 रुपये, कानपुर में 7,900 रुपये प्रति क्विंटल, कासगंज में 7,890 रुपये प्रति क्विंटल, वाराणसी की मंडी में अरहर का औसत भाव 7,930 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में गुड़ 3,320 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 3,400 रुपये प्रति क्विंटल, कासगंज में 3,300 रुपये और वाराणसी की मंडी में गुड़ का औसत भाव 3,380 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,190 रुपये, कासगंज में 2,140 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में टमाटर 2,210 रुपये प्रति क्विंटल के औसत भाव से बिका। भिंडी की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में भिंडी 1,700 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,760 रुपये प्रति क्विंटल, कासगंज में 1,740 रुपये और वाराणसी की मंडी में भिंडी का औसत भाव 1,680 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भाव पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 930 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 870 रुपये प्रति क्विंटल, कासगंज में 890 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में आलू का औसत भाव 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए
छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, ये बात आप भी जानते हैं, हम जानते हैं कि दूध जो है अपने आप में एक संतुलित आहार है। इसको हर बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको इसकी आवश्यकता होती है। अब जरूरत इस बात की है इसको हर किसी को मिलता रहे, सबका स्वास्थ्य सही रहे, इसका पर्याप्त उत्पादन होता रहे। तो इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SP सिंह त्यागी। आप हैं प्राध्यापक डेयरी एवं पशुपालन विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम बात करने जा रहे हैं सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन की। तो सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो थोड़ा संक्षिप्त परिचय जानना चाहते हैं कि डेयरी उत्पादन इसमें कैसे आया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा कैसे मिला, थोड़ा संक्षिप्त परिचय चाहेंगे इसमें। देखिए उमेश जी, पहले जो है हमारे यहाँ ये दूध उत्पादन बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था और दूध ही जो है पशुपालकों से या किसान भाइयों से दूध लिया करते थे जी। और एक बात ये भी थी कि उनकी मनमर्जी थी कि वो दूध का कितना पैसा दें। दूसरे उनका ये भी था कि भाई गर्मियों में बहुत कीमत इसकी ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि दूध का उत्पादन गिरता है, और बरसात में बहुत सस्ता दूध लेते थे जी। तो इन सब चीज़ों को जो है समाप्त करने के लिए सन 46 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है बनाई, जिसको आप अमूल के नाम से जानते हो आज गुजरात में। और ये अमूल ब्रांड आज हमारा भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ये आनंद मॉडल। तो अमूल का जो दूध आता है वो सहकारिता क्षेत्र की वजह से ही है। जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में पराग है जी। हर स्टेट में जो है ये बनी। तो जब 46 में ये बनी तो सन 65 में जो है जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने ये जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया कि भाई ये सहकारिता क्षेत्र को हम गुजरात ही नहीं, आनंद ही नहीं, पूरे देश में इसको फैलाएंगे। और इसमें जो है वर्गीस कुरियन, जिनको जो है हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, उनका बड़ा योगदान रहा और वो पहले चेयरमैन इसके बने। और उनके निर्देशन में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया गया,
जो है पूरी दुनिया का ग्रामीण जो है विकास का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, भारतवर्ष का ही नहीं। तो ये सन 70 में शुरू हुआ और इसमें ये हुआ कि हम जो है ये कोऑपरेटिव सिस्टम या सहकारिता को जो है पूरे उसमें लाएंगे। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जहां सन 50 में हमारा दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था, जो आज बढ़ के जो है 140 मिलियन टन हो गया। हमारे देश में भैंसें काफ़ी पाली जाती हाँ हैं, उत्पादन भी अच्छा है। हम बात कर रहे थे जो उनकी संरचना है। मान लिया किसी गांव में एक समिति बनी हुई है जो दुग्ध उत्पादक हैं, सभी उस समिति को दूध दे रहे हैं, फिर आगे क्या होता है? समिति क्या करती है? समिति जो है दूध लेगी और इसी में ही एक आदमी जो है वो गांव का ही दुग्ध उत्पादक ही जो है वो कृत्रिम गर्भाधान का काम देखता। तो 2 आदमी एम्प्लॉयड हो गए एक तरह से। और ये समिति दूध लेके जो है ये जो है जिला सहकारी मिल्क संघ को देती है। हर जिले में एक जिला सहकारी संघ बना हुआ है और स्टेट लेवल पे जो है हर स्टेट में एक फेडरेशन है। तो जिसका चेयरमैन होता, एमडी जो है सरकार का होता उसमें। इसमें आपने मार्केटिंग की बात बता दी कि जो दूध उत्पादक हैं वो समिति में दूध देंगे और जिला सहकारी संघ जो दूध कलेक्ट होता है फिर वो व्यावसायिक रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमारे जो दुग्ध उत्पादक हैं वो तो वैसे भी बेच रहे थे, उनको इससे क्या लाभ हुआ? बढ़ावा कैसे मिला? अच्छा, इसके जो है देखो किसानों, ये इस व्यवस्था से जो है महिला सशक्तिकरण का खास तौर से जात पात का भेदभाव के सब एक लाइन में ही जो है लगेंगे दूध देने के लिए। और तीसरे इसमें जो है सोसाइटी, एक तो हमने बताया कि भाई ये काम करती है कृत्रिम गर्भाधान का। दूसरे डॉक्टर्स जो हैं, जब भी आपका जानवर बीमार होगा आप तुरंत फोन करें, डॉक्टर जो है आपके जानवर को देखने आएगा। इस पे जो है सस्ते कीमत पे जो है चारों की उन्नत किस्मों के बीज आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा दाना, पराग के दाने जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ इनका प्लांट है, बनारस में है, तो वहां से आपको जो है पराग का संतुलित आहार जो है पशुओं के लिए वो सस्ती दर पे मिलेगा। यानी कि किसान जो हमारा है, जो दुग्ध पशुपालन वाले जो हमारे भाई हैं, मतलब केवल दूध उत्पादन करें, बिक्री की कोई चिंता नहीं है, समिति पे वहीं गांव से दूध उनका बिक जाएगा, उनको पैसे मिल जाएंगे। ये एक उनकी व्यवस्था हो गई। दूसरी जो आपने बात बताई कि हर कोई सदस्य बन सकता है। अच्छा, सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क या कोई नहीं? कोई शुल्क नहीं, बस दूध देना है उसको, और आधा लीटर भी दूध देगा तो वो उसका मेंबर है। अच्छा, सरकार क्या सहयोग करती है? मान लिया हमारा कोई सदस्य है, समिति बनी है, उसके पशुओं को कहीं कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, पशु मर जाता है, तो क्या सरकार का कोई रोल है इसमें? हाँ, देखिए मैंने बताया कि भाई इनके अपने डॉक्टर्स हैं, जब भी इमरजेंसी हो आप तुरंत बुलाओ ये बीमारी है तो फट से वो इलाज करेंगे। मैंने बताया संतुलित आहार का, कि आपके जो है जो मोबाइल फोन दिए हुए हैं सब में जो है जो भी आपके यहाँ जो है चारे हैं, दाने हैं, जो भी चीजें हैं, उनसे कैसे आप संतुलित आहार बनाओगे, ये प्रोग्राम सब आपके मोबाइल में है। तो संतुलित आहार भी वो देखते हैं, आपकी वेटनरी प्रैक्टिसेस भी देखते हैं, और तीसरे नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और बीच बीच में जो है हम कैंप भी जो है वहां लगाते ये काम सरकार द्वारा के, ये सब सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो किसान के लिए बढ़िया अपना दुग्ध उत्पादन करें, और जैसे जिसमें फैट पाई जाए उसका वैसे मूल्य मिले, और जो सुविधाएं वो सरकार उनको दे रही है। अच्छा, ये इसमें कई प्रकार की समस्या आती है। समिति तो बनी हुई है, 50 लोग उसमें दुग्ध उत्पादक हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है, कुछ जानना चाहता है, तो ऐसी समस्या किससे कहे, कहाँ जाए? ऊपर लेवल पे उनके चेयरमैन हैं जिले पे भी जी। तो जिले पे चेयरमैन जो हैं इस तरह की समस्याओं को देखिए। एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये भी है कि आपको कोई दूध की प्रोडक्ट खरीदनी नहीं है। जैसा आपके यहाँ शादी है, आपको दही की जरूरत है 2 क्विंटल की, फौरन आप फोन करो, प्लांट से आपके यहाँ सोसाइटी को 2 क्विंटल जो है दही आ जाएगी। घी लेना हो, कोई भी पदार्थ जो है दूध का लेना हो, वो जो है समिति में तुरंत उपलब्ध होगा, कोई भी फंक्शन आपके यहाँ हो। और तीसरे ये जो है बोनस भी देते हैं, क्योंकि जो किसानों से दूध लीटर में लिया जाता उसको जो है प्लांट को
केजी में देते हैं, तो जो डिफरेंस रहता वेट का वो जो है बोनस के रूप में सोसाइटी के खाते में आ जाता, और सोसाइटी जो है अपने सदस्यों को, दुग्ध उत्पादकों को, सबको जो है उसमें से बोनस देती है। तो समिति का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो उसका लाभ होता है वो बोनस के रूप में उनको दिया जाता है, किसानों को बांटा जाता है। अच्छा, आजकल ये हो रहा है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नस्लों पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि अच्छे नस्ल की गाय हो, अच्छी नस्ल की भैंसें हों। तो समिति के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है कि अच्छे नस्ल की गाय या भैंसें कहीं पंजाब से या बाहर से, विदेशों से भी आ रही हैं? हाँ जी, तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है? हाँ बिल्कुल, ये सहकारिता क्षेत्र में ये व्यवस्था भी चल रही है, क्योंकि अब जो है इस पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत जोर दे रही है। इन्होंने एक कामधेनु योजना चलाई है, भैंस के लिए भी और गाय के लिए भी, और इसमें ये कंडीशन है कि भाई हम उन्नत नस्ल के जो है जानवर खरीदेंगे और प्रदेश के बाहर से खरीदेंगे, तो उसमें जो है पूरी देखरेख उनकी जो है हमारे डॉक्टर्स जो है करते हैं। मतलब उसमें उसको टेक्निकल एडवाइजमेंट की जरूरत नहीं है। तो दुग्ध उत्पादन में हमारी सरकार का भी बहुत ध्यान है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश हमारा जो है ये सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भी है। अच्छा, पूरे देश में? पूरे देश तो अच्छी बात है हमारे प्रदेश के लिए। और कई कंट्रीज से हम बढ़े हैं, क्योंकि दुनिया में हम नंबर 1 के दुग्ध उत्पादक हैं। सेकंड नंबर पे जो यूएसए आता वो हमसे कहीं पीछे है, उनका 75 मिलियन टन है, हमारा 140 मिलियन टन है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का दुग्ध उत्पादन और बढ़े, हमारे लोगों को और क्वालिटी वाला अच्छा और पर्याप्त दूध मिले, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे दुग्ध उत्पादकों को कि उन्हें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए, इसमें मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि वो उन्नत नस्ल के जो है पशु रखें, समय समय पे ज़्यादातर कोशिश करें कि कृत्रिम गर्भाधान जो है उनका कराएं, कि जिससे जो है अच्छी नस्ल के पशु उनको मिलते रहें। तो इससे जो है हमारा दुग्ध उत्पादन जो है अच्छा आहार दें, चूँकि पशुपालन किसी भी तरह का हम करें, इसमें 70% से ज़्यादा हमारा खर्चा जो है वो आहार पे ही आता। तो संतुलित आहार पे जो है विशेष तौर से ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित आहार दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं कृषि आधारित मौसम समाचार। पिछले सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहा और सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दी। दिन का तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.5 से 16.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 2.3 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 3.4 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा अधिकतर शांत रही और अपराह्न को और अलग अलग दिशाओं से रही। आने वाले दिनों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। सुबह शाम को धुंध रहेगी और हवा की दिशा उत्तर पश्चिम रहने का अनुमान है। किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में वाष्पोत्सर्जन और भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। धान के भंडारण से पूर्व दानों में नमी 16% से कम होनी चाहिए। अनाज को भंडारण में रखने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि भंडार कीटाणु और विषाणु रहित हो। इसके लिए भंडारों को साफ सुथरा कर और लिपाई करके अच्छी तरह सुखा दें। इसके बाद ही अनाज को भंडार में रखें। पछेती गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि आधारित मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।